हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तक कवर कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम करता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ अलग अलग तरह से परफॉर्म होती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सेल्स हो रही है, परचेज हो रही है। तो कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है? इन अलग अलग एक्टिविटीज़, इन अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के एफर्ट्स को एक साथ सिंक करना, यानी कि इन सारी एक्टिविटीज़ में तालमेल बिठाने को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अगर सारी ही एक्टिविटीज़ अपने अपने तरीके से चलती रहेंगी तो फिर एक कॉमन गोल अचीव नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट का काम ये होता है कि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ को इस तरह से सिंक करे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव हो जाए। तो चलिए इसे समझते हैं। It means bringing together the activities and resources of organization and bringing harmony in them. इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़, डिफरेंट जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उनको, और ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रिसोर्सेस को इकट्ठा लेकर आना ताकि एक कॉमन गोल अचीव हो पाए। ब्रिंगिंग हार्मनी इन देम का मतलब होता है कि अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं परफॉर्म करेंगे या फिर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा केओस और कन्फ्यूजन हो जाएगा और कोई भी काम पीसफुली नहीं हो पाएगा। इस तरह से नहीं हो पाएगा कि जो सोचा था वैसा गोल अचीव हो जाए। तो कोऑर्डिनेशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, लेकिन इसको फंक्शन की लिस्ट में ना डालकर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन या फिर प्रॉपर्टी है मैनेजमेंट की जो उससे अलग नहीं की जा सकती है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। हमने इस लेक्चर को इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तब ये वाली बात डिस्कस करी थी कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है। मैनेजमेंट का काम होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इस तरह से एक साथ लेकर आना कि मतलब कॉमन गोल अचीव हो जाए, या फिर अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो केओस हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो केओस हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अगर मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो मैनेजमेंट मीनिंगलेस है। इसलिए कहा जाता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का एसेंस क्यों कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा लाने में, यानी कि उनको यूनाइट करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को साथ में इंटीग्रेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में केओस हो जाएगा और एक कॉमन गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। ये कुछ 3 रीजंस दिए गए हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के सारे ही फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इन सभी में कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। कैसे? सबसे पहले प्लानिंग का देखते हैं। प्लानिंग में टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है एक प्लान बनाता है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो अपने अपने डिपार्टमेंट में कुछ सपोर्टिव प्लान्स बनाता है। तो वो सपोर्टिव प्लान और मेन प्लान के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों का गोल अलग अलग हो। दोनों का जो गोल है वो एक ही होना चाहिए, दोनों के जो एफर्ट्स हैं वो एक ही तरफ डायरेक्टेड होने चाहिए, तभी एक कॉमन गोल अचीव हो पाएगा। तो ये कह सकते हैं कि मेन प्लान और सपोर्टिव प्लान के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैन हो गया, लेबर हो गया, और मशीन्स हो गई, या जो भी लैंड हो गया, तो इन सारी चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है। यानी कि अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स है तो उसको मशीन को ऑपरेट करना आना चाहिए, मशीन और लेबर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं स्टाफिंग में क्यों ज़रूरत होती है। स्टाफिंग का क्या मतलब होता है कि रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना एम्प्लॉयज़ का। तो स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे वर्क करता है। आपकी कोई पोस्ट है जो कि वैकेंट है, आपको उस पोस्ट पे एक पर्टिकुलर स्किल का बंदा चाहिए, तो उसमें वो स्किल होनी चाहिए। आप उससे जितना काम ले रहे हो आपको उस हिसाब से उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो उसके रेम्यूनरेशन में, उसकी स्किल में, उसकी ड्यूटी में, इन सारी ही चीज़ों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन इस तरह वर्क करता है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि जो सुपीरियर होता है वो सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देता है। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर सुपीरियर जो है सबऑर्डिनेट की बात नहीं सुनेगा या सबऑर्डिनेट सुपीरियर की बात नहीं सुनेगा तो डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है कि आपका जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग आपका एक्चुअल आउटपुट है या नहीं, और आपके प्लान्ड आउटपुट में और आपके एक्चुअल आउटपुट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये कंट्रोलिंग हो गया। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। कोऑर्डिनेशन जो है सारे ही लेवल्स पे रिक्वायर्ड होता है। कितने लेवल्स होते हैं? 3 मेजर लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। तो उन सारे ही लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। कैसे? फर्स्ट इज टॉप लेवल। टॉप लेवल क्या करता है कि वो सबसे हेड होता है, सबसे ऊपर होता है। वो क्या करता है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ को एक साथ लाता है, कोऑर्डिनेट करता है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ को, ताकि एक कॉमन गोल अचीव हो पाए। मिडिल लेवल क्या करता है? मिडिल लेवल अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव हो जाए। लोअर लेवल क्या करता है? लोअर लेवल अपने वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल अचीव हो जाए। लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन नहीं कर पाएगी, बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हम कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो फर्स्ट फीचर है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ इंटीग्रेट करता है। कोऑर्डिनेशन की नीड ही वहाँ होगी जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे ही लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए होंगे, सबकी अपनी स्किल होगी, सबका अपना दिमाग होगा, तो सब अपने अलग अलग तरीके से वर्क करेंगे। तो उन सबके कामों को एक साथ, उनके सारे एफर्ट्स को एक साथ इंटीग्रेट करके चलना, ये कोऑर्डिनेशन का काम होता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग लोगों के एफर्ट्स को यूनिफाई करता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब लोग इंडिपेंडेंटली अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, तो उन सारे डिपार्टमेंट्स के जो एफर्ट्स हैं उनको सबको इकट्ठा लेकर यूनिफाई करता है कोऑर्डिनेशन। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि हम जो फूलों की माला बनाते हैं तो उसमें जो फूल होते हैं वो सब अलग अलग बिखरे हुए होते हैं। तो अगर हम उसे एक धागे से यानी कि थ्रेड से उन सारे फ्लावर्स को एक साथ पिरो देंगे तो वो एक पूरी माला बन जाएगी और एक साथ बंध जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है एक बाइंडिंग फोर्स है जो कि सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक साथ बांधता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कहीं भी आप रुक नहीं सकते हो, अगर आप रुक जाओगे तो वहीं पे प्रॉब्लम अराइज होने लगेगी। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन क्यों है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल फंक्शन है, वो आप किसी भी एक्टिविटी, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, आपको कोऑर्डिनेशन की हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे ही मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी इट लोअर लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर और टॉप लेवल मैनेजर। हर किसी मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करे।
नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेशन इतना नाजुक फंक्शन है कि अगर आप उसे कहीं भी मिस कर जाएंगे या फिर कहीं भी कोऑर्डिनेशन आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो वहीं पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्योस हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था फूलों की माला का, अगर बाइंडिंग फोर्स जो है, वो जो थ्रेड है वो कोऑर्डिनेशन है, अगर वो थ्रेड टूट जाएगा तो वो जितने भी उसमें एलिमेंट्स थे यानी कि फ्लावर्स थे वो सब बिखर जाएंगे, तो केओस हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है, उसको बहुत ज़्यादा डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन को पूरा अच्छे से परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी क्यों होता है? कोऑर्डिनेशन जो होता है वो टाइम, इंटरेस्ट, एफर्ट्स, इन सब के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं ना, इन सारे डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इज साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जितना बड़ा साइज होगा उतनी ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतने ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, उतने ही डिपार्टमेंट्स होंगे, उतनी ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होंगी, तो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज हो जाता है। तो जब साइज़ बड़ा होता जाता है तो उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन की नीड भी इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम करता है, अपने तरीके से काम करता है। तो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई भी डिफरेंस ना हो, उनकी एक्टिविटीज़ के बीच में कोई भी डिफरेंस ना हो, ये काम कोऑर्डिनेशन का होता है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट काम कर रहे होते हैं, तो जितने भी वो स्पेशलिस्ट होते हैं वो सब लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, सोचते हैं कि भाई हमारा लिया हुआ डिसीजन तो सही होगा, सही होगा। तो इस तरीके से अगर सब लोग इस तरह ही सोचेंगे तो कोई किसी एंड रिजल्ट पे पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये जो स्पेशलिस्ट हैं ये लोग इकट्ठा मिलके इस तरह से काम कर सकें, अपनी स्पेशल स्किल्स को इस तरह से यूज़ कर सकें कि कंपनी को मैक्सिमम फ़ायदा हो। तो ये तो थी इम्पोर्टेंस कोऑर्डिनेशन की। अब आप कोऑर्डिनेशन का मतलब तो समझ ही गए होंगे। दो टर्म्स होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन होता है और आपने एक और टर्म सुना होगा कोऑपरेशन। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, चलिए आप उस डिफरेंस को समझते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो ये कुछ बेसिस हैं, तो आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, एक कॉलम आपको बेसिस का बनाना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेशन का और एक कोऑपरेशन का। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट बेसिस, मीनिंग। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है कि सारी एक्टिविटीज़ को इकट्ठा लेकर आना ताकि एक कॉमन गोल अचीव हो पाए, ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़। कोऑपरेशन का क्या मीनिंग होता है? वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि कोऑपरेशन में ये होता है कि जितने भी इंडिविजुअल एक ग्रुप में काम कर रहे हैं वो सब लोग अपनी मर्जी से राज़ी होते हैं एक ग्रुप में काम करने के लिए, उनका वॉलंटरी एफर्ट होता है। नेचर होता है कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट एक्शन ऑफ मैनेजर। ये मैनेजर का एक पूरा कॉन्शियस और डेलिब्रेट एक्शन होता है जो मैनेजर परफॉर्म करता है। कोऑर्डिनेशन जो करना होता है वो मैनेजर को करना होता है, सारे अलग अलग लोगों की एक्टिविटीज़ और एफर्ट्स को एक साथ लेकर आने का काम मैनेजर का होता है कोऑर्डिनेशन में। कोऑपरेशन में जो लोग होते हैं वो अपनी मर्जी से इकट्ठे आते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ के वॉलंटरी एफर्ट्स होते हैं। मैनेजर इसमें कोशिश नहीं करता है, एम्प्लॉयज़ के वॉलंटरी एफर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है वो डिपेंड करती है कोऑपरेशन पे और कोऑपरेशन जो है डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन पे, डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। अगर कोऑर्डिनेशन हमको परफॉर्म करना है तो उसके लिए कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपका एम्प्लॉय भी खुद भी चाहता हो एक ग्रुप एक्टिविटी में काम करना। अगर वो नहीं चाहता है तो कोऑर्डिनेशन का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप कोऑपरेट कर रहे हो एक साथ तो इसका मतलब आप किसी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए ही कर रहे होगे। तो इसका मतलब यही हो गया कि कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के बिना अधूरा है और कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के बिना मीनिंगलेस है। इसमें भी यही पॉइंट है कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशंस।
बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कि एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप हो गया वो फॉर्मल हो गया, और को वर्कर्स के साथ अपना जो रिलेशनशिप यानी कि यारी दोस्ती वाला जो रिलेशनशिप हो गया वो इनफॉर्मल हो गया। तो कोऑर्डिनेशन फॉर्मल तरीके से भी होता है और इनफॉर्मल तरीके से भी होता है, लेकिन कॉपरेशन जो है वो सिर्फ इनफॉर्मल तरीके से होता है, यानी कि जो को वर्कर्स होते हैं वो एक साथ अपनी मर्जी से आते हैं, तो उनका एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट इज स्कोप। कोऑर्डिनेशन का वाइडर स्कोप होता है, कोऑर्डिनेशन के अंदर कोऑपरेशन आता है, और कोऑपरेशन का जो होता है वो कोऑर्डिनेशन से थोड़ा सा नैरो स्कोप होता है। कोऑपरेशन अपना एक टर्म है और कोऑर्डिनेशन जो है वो वाइडर स्कोप है, इसके अंदर कोऑपरेशन आता है। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट, वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर। जहाँ पर एक साथ कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी ही होगी, और कॉपरेशन की ज़रूरत कहाँ होगी? व्हेन पीपल डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, जब लोग अपनी इच्छा से एक साथ काम करने को तैयार हों वहाँ पर कॉपरेशन की ज़रूरत होती है, और जहाँ पर भी लोग एक साथ काम कर रहे हैं वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती ही होती है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये मैनेजर के एफर्ट्स होते हैं, और यहाँ पर ये जो होते हैं कि एम्प्लॉयज़ के वॉलेंट्री एफर्ट्स होते हैं। तो ये ही डिफरेंस होता है कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन के बीच में। तो चलिए अब देखते हैं मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। हमको क्यों पढ़ना पड़ रहा है मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी? बिकॉज टुडेज वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज। आजकल ग्लोबलाइजेशन है, तो कंट्रीज़ के बीच में रिसोर्सेज, स्किल्स, टेक्निक्स का एक्सचेंज होता है। तो मैनेजर ऐसी सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करता है ये हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ अ ग्लोबल मैनेजर। ग्लोबल मैनेजर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उसको किस तरह से डील करता है, और ग्लोबल मैनेजर किस तरह से अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है ये देख लेते हैं। फर्स्ट, इन द कैपेसिटी ऑफ कंट्री मैनेजर, यानी कि एक कंट्री के मैनेजर की तरह वो डील करता है, जैसे कि लीगल बॉडीज से डील करना, गवर्नमेंट से डील करना, क्लाइंट से डील करना, ये सारी चीज़ें एक ग्लोबल मैनेजर को करनी होती हैं। नेक्स्ट, इन द कैपेसिटी ऑफ फंक्शनल मैनेजर, यानी कि ग्लोबल मैनेजर को अपने देखना पड़ता है कि वो सही राइट टेक्नोलॉजी को चूज़ करे, राइट रिसोर्सेज को चूज़ करे, ताकि वो अदर कंट्रीज़ के साथ compete कर पाए। नेक्स्ट, इन द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस लीडर, तो एक जो ग्लोबल मैनेजर होता है वो बिजनेस लीडर होता है, तो उसको क्या करना होता है कि अपने बिजनेस को इस तरह से चलाना होता है कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का चेंज आया है तो उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना पड़ता है, उसकी पॉलिसीज़ को, उसकी टेक्नोलॉजी को, या फिर किसी भी चीज़ को, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाए। तो ये तो था हमारा ग्लोबल मैनेजर के रोल्स। तो आज हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन का मतलब, उसके नेचर, इंपॉर्टेंस, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, और लास्टली रोल ऑफ अ ग्लोबल मैनेजर। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।